नमस्ते। पेनिनसुलर प्लेटू के अंतर्गत हमने अभी तक देखा कि नर्मदा नदी के आधार पर इस प्रायद्वीपीय पठार के दो भाग हो जाते हैं। नर्मदा नदी इस प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभक्त कर देती है। नर्मदा नदी से उत्तर वाला भाग कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और नर्मदा नदी से दक्षिण वाला भाग कहलाता है डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। तो आज हम डिस्कस करेंगे दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन का जो पठार है यह नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर स्थित है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी से दक्षिण की ओर स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुज के समान है, जिसका आधार तो उत्तर की तरफ है और शीर्ष दक्षिण की तरफ है। इसको हम मानचित्र में देखें तो यहाँ पर ये स्थिति है नर्मदा रिवर की। नर्मदा जो नदी है इसके दक्षिण में है दक्कन का पठार डेक्कन प्लेटू, जो त्रिभुजाकार आकृति में है। ये इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति में है, जिसका आधार तो उत्तर की तरफ है और शीर्ष दक्षिण की तरफ है। अब ये जो पठार है इसकी हम सीमाओं के बारे में देखें तो इसकी सीमाओं पर सबसे पहले उत्तर की तरफ देखें तो उत्तर की ओर स्थित है सतपुड़ा रेंज। उत्तर की ओर जहाँ पर दक्कन के पठार का आधार है वहाँ पर सतपुड़ा रेंज स्थित है। ये यहाँ पर ये स्थिति है सतपुड़ा रेंज की। फिर इसी के और पूर्व की तरफ देखें, पूर्वी विस्तार को देखें तो पूर्व की ओर महादेव, कैमूर तथा मेकाल श्रृंखला है। दक्कन का जो पठार है इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है और महादेव, कैमूर की पहाड़ी और मेकाल श्रृंखला इसी का पूर्वी विस्तार है। फिर हम पूर्व और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पूर्व की ओर स्थिति है ईस्टर्न घाट्स की, पूर्वी घाट की, और पश्चिम की ओर स्थिति है वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की। तो पूर्व और पश्चिम की सीमाओं की बात करें तो पूर्व की ओर किसकी स्थिति हो गई? पूर्वी घाट, और पश्चिम की ओर स्थिति है पश्चिमी घाट की। दक्कन का जो पठार है यह मुख्यतः लावा से बना हुआ है। दक्कन का पठार मुख्य रूप से लावा से निर्मित पठार है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर इसका ढाल कम हो जाता है। दक्कन का जो पठार है यह पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, क्योंकि अधिकांशतः जो नदियां हैं दक्कन पठार की उनका उद्गम पश्चिम की ओर से होता है और पूर्व की ओर ये प्रवाहित होती है। तो इन्होंने पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्व वाला जो भाग है उसका काफी अपर्दन कर दिया है। तो पूर्व की ओर जो क्षेत्र है उसका ढाल कम है। तो दक्षिण का पठार पश्चिम में तो ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्कन का जो पठार है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है दक्कन ट्रैप को। इसके अलावा इसके अंतर्गत दंडकारण्य पठार, तेलंगाना पठार और कर्नाटक के पठार को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं दक्कन ट्रैप के बारे में। दक्कन के पठार का उत्तर पश्चिमी भाग जो कि लावा के प्रवाह से बना हुआ है इसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। दक्कन का जो पठार है डेक्कन प्लेटू, इसका कौन सा भाग? उत्तर पश्चिमी भाग जो कि लावा के प्रवाह से बना है, जिसे कहा जाता है दक्कन ट्रैप। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के दौरान प्रायद्वीपीय पठार पर दरारी ज्वालामुखी की क्रिया हुई और जिससे निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप का। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना लैंड से यह अलग हुआ और अलग होकर के प्रवाहित हुआ, तब प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। तो इस तरह से प्रवाहित होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर दरारी ज्वालामुखी की क्रिया हुई। जब ये प्रवाहित हो रहा था तब प्रायद्वीपीय पठार पर
दरारी ज्वालामुखी की क्रिया हुई। दरारी ज्वालामुखी से जो लावा का उद्गार हुआ वह धीरे धीरे हुआ, जिस वजह से यहाँ पर दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ है। अब क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के प्रवाहित होने से दरारी ज्वालामुखी की क्रिया हुई, जिस वजह से यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है, लावा निर्मित चट्टानें हैं, वो कौन सी है? बेसाल्ट चट्टानें। बाद में इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों का अपरदन हुआ और अपरदन होने से जो मृदा प्राप्त हुई वो कौन सी मृदा थी? काली मृदा, काली मिट्टी। तो यहाँ पर काली मिट्टी का विकास हुआ। कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन होने से काली मिट्टी का यहाँ पर विकास हुआ। अब क्योंकि इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी का यहाँ विकास हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसलिए इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण से ये क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर हम इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों का विस्तार इसी पठार पर है। अब हम इन्हें मानचित्र में देखें तो यहाँ पर ये रेंज है सतमाला रेंज, सतमाला पहाड़ी। यहाँ पर है अजंता रेंज। पुनः एक बार देखें, यहाँ पर ये है सतमाला रेंज, यहाँ है अजंता रेंज। फिर इसके बाद दक्षिण की तरफ देखें, ये है बालाघाट रेंज और यहाँ पर है हरिश्चंद्र रेंज। तो सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार इसी पठारी क्षेत्र में है। नेक्स्ट, कर्नाटक का पठार, जो कि महाराष्ट्र के पठार के दक्षिण की ओर है। जो डेक्कन ट्रेप है उसके दक्षिण की ओर है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को मैसूर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। जो कर्नाटक का पठार है इसे मैसूर का पठार भी कहा जाता है। कर्नाटक का पठार, ये यहाँ पर मानचित्र में यहाँ पर कर्नाटक के पठार की स्थिति है। कर्नाटक का जो पठार है यह दो भागों में डिवाइड है, दो भागों में विभक्त है। कौन कौन से भाग है? एक है मलनाड और दूसरा है मैदान। कर्नाटक का जो पठार है वह दो भागों में विभक्त है, मलनाड और मैदान। अब कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से लगा हुआ पर्वतीय और पठारी क्षेत्र मलनाड के नाम से जाना जाता है। हमने देखा कि जो कर्नाटक पठार है वो दो भागों में विभक्त है, मलनाड और मैदान। इसमें से जो भाग अधिक ऊंचा है, पठारी और पर्वतीय क्षेत्र है, वो तो जाना जाता है मलनाड के नाम से। इस मलनाड में ही बाबा बुदन सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है और बाबा बुदन की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है मुलनगिरी या मुल्यानगिरी। मलनाड में बाबा बुदन सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है और बाबा बुदन की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है मुलनगिरी या मुल्यानगिरी। फिर मलनाड से जो कम ऊंचा क्षेत्र है वो जाना जाता है मैदान के नाम से। मलनाड से लगा हुआ अपेक्षाकृत कम ऊंचा पठारी क्षेत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से कर्नाटक का जो पठार है वो दो भागों में विभक्त है, मलनाड और मैदान। मलनाड जो कि मैदान से अपेक्षाकृत ऊंचा है और मैदान जो कि मलनाड से नीचा क्षेत्र है वो मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार। यहाँ पर तेलंगाना का पठार, ये जो पठार है ये कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित है। तेलंगाना का पठार कृष्णा नदी के बेसिन के उत्तर में स्थित है। तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है और दक्षिणी हिस्सा मैदानी रूप में है। तेलंगाना का जो पठार है इसका ऊपरी या उत्तरी हिस्सा पठारी है और दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट पठार है दंडकारण्य का पठार। मानचित्र में यहाँ पर
ये स्थिति है दंडकारण्य के पठार की। दंडकारण्य का पठार। अब दंडकारण्य का जो पठार है ये काफी उबड़ खाबड़ है तथा कृषि की दृष्टि से ये अनुपजाऊ क्षेत्र है। दंडकारण्य का पठार अत्यंत ही उबड़ खाबड़ है और कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से दंडकारण्य का पठार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी पठार से गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम होता है। ये यहाँ पर इंद्रावती नदी को दर्शाया गया है, तो गोदावरी की सहायक इंद्रावती का नदी का उद्गम दंडकारण्य पठार से ही होता है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। इसके बाद जो डेक्कन प्लेटू है इसका कुछ हिस्सा पूर्व की तरफ भी है, पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी है। ये यहाँ पर डेक्कन प्लेटू का ही हिस्सा है। यहाँ पर जो पठार है उसे शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है या मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि डेक्कन प्लेटू का ही एक हिस्सा है। ये डेक्कन प्लेटू से मालदा गैप के द्वारा विभक्त है। यहाँ पर स्थिति है मालदा गैप की। डेक्कन प्लेटू से मालदा गैप के द्वारा शिलोंग का पठार विभक्त है। शिलोंग के पठार के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।